हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मार्क्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम इतिहास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है भारत में राष्ट्रवाद, ये कवर कर रहे थे। उसमें हम पार्ट नंबर 5 तक कवर कर चुके थे। और आज का जो हमारा ये टॉपिक होगा, ये पार्ट नंबर 5 होगा। इसमें हम भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदय हो रहा है, इसके बारे में जिक्र कर रहे थे। तो उम्मीद है कि आप लोग पिछला वीडियो या फिर पिछला क्लास कवर करके आए होंगे, देख के आए होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, ये हो गया था कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में घटनाक्रम क्या क्या हो रही थी, ये पढ़ चुके थे हम। इसके बाद आज का जो ये टॉपिक है, जो छूट गया था उस दिन, इसको आज हमें पढ़ना है। आज का जो टॉपिक है, ये है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पे क्या प्रभाव रहा था ये। और इसमें जितने भी डिटेल्स का टॉपिक होगा उसको कवर करते रहेंगे साथ साथ। लेकिन हालांकि ऐसा है कि ये जो टॉपिक है, ये आगे भी दिया गया। जैसे कि भारत में रॉलेक्ट एक्ट आया, जैसे कि भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, खेरा आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ, ये सारे तो उसी के परिणाम थे। तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कवर करके इसके बाद डायरेक्ट उसी टॉपिक पे चलेंगे, ताकि वो टॉपिक कवर करने के बाद ये ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएगा। जैसे कि हम आप लोग को दिखा देते हैं कैसे पढ़ना है इसे, इस टॉपिक को कैसे कवर करना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, इसमें एक टर्म है रॉलेक्ट एक्ट। हम रॉलेक्ट एक्ट के बारे में नेक्स्ट क्लास में ही देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए रॉलेक्ट एक्ट है, तो रॉलेक्ट एक्ट जब हम पढ़ेंगे तो ये टॉपिक हमारा ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएगा। तो इसी के थ्रू हम जैसे हम क्लास कर रहे हैं, सेम वैसे करेंगे डिटेल्स में जाकर के। और फिर जो हमें मिलेगा कोई ऐसा टर्म जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है, आज का जो हमारा क्लास है, ये शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था 1914 से 18 तक, इस समय पे भारत में क्या सब हो रहा था और इसका प्रभाव, इसके बाद भारत पे इसका प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध का क्या पड़ा। तो महायुद्ध यानी कि विश्व युद्ध के बाद भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ी तो थी ही पहले से ही, और ज्यादा बिगड़ गई थी। कीमतें बढ़ी और आर्थिक गतिविधियां मंद होने लगी। कहने का मतलब, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध सारे विश्व के देशों को क्या हुआ, लॉस हुआ। जर्मनी को तो इतना ज्यादा लॉस हुआ कि वो अपना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सका, जिसके कारण से द्वितीय विश्व युद्ध, वर्साई की संधि हुई थी, और इसी में द्वितीय विश्व युद्ध का जो डेट है, ये तय हो गया था कि द्वितीय विश्व तो होगा ही होगा। तो हालांकि हम बता रहे थे कि सारे देश का इसमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था। तो भारत में बहुत ज्यादा भारत में भी इसका लॉस हुआ, भारत को भी इसका लॉस सहना पड़ा। कीमतें बढ़ गई, आर्थिक गतिविधियां जो भी होती है, ये सारी चीज क्या हो गए, बंद हो गए। जिससे नगरों में रहने वाले शिक्षित भारतीय लगातार बेरोजगार होने लगे। महंगाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। जाहिर सी बात है, अगर आर्थिक गतिविधि बंद हो जाएगी तो महंगाई क्या हो सकती है, क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। युद्ध के दौरान इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था संकट से घिर गई थी। भारत में होने वाले उनका आयात भी रुक गया था, यानी कि जो भी सामान भारत बिकने के लिए आता था, वो सारे सामान अब भारत बिकने के लिए नहीं आ रहे थे। ऐसे में हुआ क्या कि जो भारतीय उद्योग थे, उसे अपॉर्चुनिटी मिला। अपॉर्चुनिटी मीन्स उसे एक मौका मिला कि हमारा जो उद्योग है, ये विकास करे। तो ये हुआ भी, जब भारत इंग्लैंड का सामान आ नहीं रहा था, यानी वहां से आयात नहीं हो रहा था, तो भारत में जो स्वदेशी वस्त्र था, स्वदेशी जो भी सामान था, उसका अच्छे से विस्तार हुआ, जिससे पूंजीपति लोगों का क्या हुआ, भारत में बहुत ज्यादा विकास हुआ। और ये क्षणिक रहा, यानी कि कुछ ही समय तक रहा, ज्यादा दिनों तक ये रह नहीं पाया। क्या कि फिर से इंग्लैंड से औद्योगिक सामान बन करके आएगा और भारत में बिकेगा, तो फिर से भारत में जो निर्यात कर है, ये बढ़ा देगा और अंग्रेज फिर से अपना फायदा कमाने लगेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या था कि जो आयात हो रहे थे सामान, ये आयात होने रहे थे, जिसके कारण से जो भारत के व्यापार थे, इसको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चल नहीं पाया। पुनः भारतीय विदेशी पूंजी का प्रभाव बढ़ा। भारतीय उद्योगपति सरकार से चाहते थे कि वो विदेशी वस्तु पर आयात कर भारी शुल्क लगाए, ताकि उनका घरेलू उत्पाद बढ़ सके, लेकिन ऐसा वो नहीं करते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस परिस्थिति में उन्होंने महसूस किया कि एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन द्वारा दबाव बनाकर ही यह प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि भारतीयों को लगा कि ऐसे ही अंग्रेज नहीं सुधरेंगे, हमें कोई आंदोलन वगैरह करना ही पड़ेगा। तो इसी में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, इसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, जितने आंदोलन होते हैं सब के बारे में। प्रथम महायुद्ध ने भारत सहित पूरे विश्व, एशिया, अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बनाया। ऐसा नहीं कि प्रथम विश्व से केवल भारत में ही राष्ट्रवाद की भावना फैला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारे देश में राष्ट्रीयता की भावना फैल गई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद से। युद्ध के परिणाम में मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे प्रथम विश्व युद्ध में? तो मित्र राष्ट्र में था अमेरिका, ब्रिटेन, और एक था फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये मित्र राष्ट्र में थे। इसमें एक और था जो था अमेरिका।
सॉरी अमेरिका नहीं, अमेरिका तो है ही अभी, एक था जो था रसिया, रूस, एक था रूस, रसिया। और ये जो रसिया है ये चला जाता है प्रथम विश्व युद्ध को बीच में ही छोड़ करके, यानी कि वो युद्ध से हट जाता है। कौन से संधि के तहत बताएंगे आप लोग, हम पहले चैप्टर में भी पहले या दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, और 9th में आप लोग पढ़े होंगे। एक संधि हुआ था ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, जिसके तहत बोल्शेविक दल का जो नेता था ये था लेनिन, और ये अपने आप को यानी कि रूस को प्रथम विश्व युद्ध से क्या कर लेता है, बाहर कर लेता है। इसके बाद एंट्री होती है किसकी, अमेरिका की, और अमेरिका की जैसी एंट्री होती है तो सारे देश हारने लगते हैं, सारे देश पर बहुत ज्यादा जुर्म, अत्याचार या फिर आक्रमण वगैरह किए जाते हैं, और जर्मनी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसके बाद एक संधि होती है वर्साई की संधि, ये सारी चीजें आपको पता होगी। इसके बाद तो मित्र राष्ट्र दुनिया के सभी राष्ट्रों के लिए जनतंत्र तथा राष्ट्रीय सॉरी ओके हाँ, तो राष्ट्रीयता आत्मनिर्णय का एक नया युग प्रारंभ करने का वचन दिया था। देखिए हुआ क्या था उस समय पे, जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, इसके बाद से जो भी मित्र राष्ट्र देश जीते थे तो वो बोले थे सभी देश स्वतंत्र होंगे, किसी पे कोई जुर्म वगैरह नहीं किया जाएगा, अगर कोई किसी पे अत्याचार वगैरह करता है तो उसे हमारे द्वारा यानी कि राष्ट्र संघ उस समय पे एक बनाया गया था, एक कम्युनिटी बनाई गई थी, तो उसके द्वारा उसे देख रेख किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बातें थी, और ऐसा हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध में दूसरा विश्व युद्ध का कारण भी पहला विश्व युद्ध था, क्योंकि वहां पे एक संधि हुई थी वर्साई की संधि। ये सब जो था मित्र देश ये बोल रहे थे कि हम सबको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये सिर्फ बोलने के लिए था, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। हाँ, तो ये सारी चीजें प्रथम विश्व युद्ध का बात चल रहा था। इसके बाद इसी को लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने अपना उपनिवेश खत्म करने के बजाय उस पर और ज्यादा कठोर नियंत्रण करने लगे, यानी कि युद्ध में बोले थे कि हम किसी पे, कोई भी देश किसी पे कंट्रोल वगैरह नहीं करेगा, लेकिन जो जीते वही, जो बोले वही ये सब कर रहे थे, स्थापित करने का प्रयास किया। भारत में इसका उदाहरण है रोलेट एक्ट 1919 का। इसी तरीके से बहुत सारा एक्ट आता है, रोलेट एक्ट के बारे में भी हम देखेंगे, रोलेट एक्ट के बारे में देखेंगे। इसके बाद अनेक प्रकार का एक जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, खिलाफत आंदोलन होता है, खेरा आंदोलन होता है, ये सारी चीजें इसी चैप्टर में पढ़ना है, हालांकि इसी टॉपिक में ही पढ़ना है। जैसे कि हम थोड़ा सा देख लेते हैं, तो रोलेट एक्ट की बात आई है, किसकी बात आई है, रोलेट एक्ट की। हम देखेंगे अभी रोलेट एक्ट होता क्या है, थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था। महायुद्ध के बाद यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवाद की लहर उठी, और उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार ने शासन में सुधार करने का प्रयास किया, जो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना या फिर भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब आया, तो ये आया था 1919 में, जिसे हम बोलते हैं भारत सुधार अधिनियम। क्या बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम। इसके तहत ये सारी चीजें हो रही थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और यही जो मॉन्टेग्यू है, मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, यही बुलाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम होता है सर सिडनी रोलेट, और यही यहाँ पे पूरा रोलेट एक्ट लागू करवाता है। इसके तहत क्या क्या गया था कि दो सदन होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि उच्च सदन और दूसरा निम्न सदन। इसका आकार बढ़ा करके इसमें जो सदस्य चुने जाते थे उसकी संख्या क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई। तो सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई किस एक्ट के तहत, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट योजना के तहत ये संख्या बढ़ा दी गई। और इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो इसमें सुधार करने का जो निर्णय लिया गया था ये 10 साल लिया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इससे पहले सुधार करने का विचार कर लिया गया, जिसके बाद से एक कमीशन आता है जिसको हम बोलते हैं साइमन कमीशन, और ये साइमन कमीशन भारत आता है, जिसके बाद से बहुत सारे आंदोलन वगैरह होते हैं, साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक का नारा वगैरह लगता है। तो ये सारी चीज हो रही थी प्रथम विश्व के समय पे। हाँ, तो एक और है, हम पहले ये देख लेते हैं। देखिए ये सारी चीज हम पढ़ेंगे, खलीफा जो था और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था ये पढ़ेंगे, कांग्रेस जो होता है ये क्या होता है ये पढ़ेंगे, कांग्रेस का जितना भी समझौता हुआ था ये सारी चीजें, कैसे गरम दल नरम दल में टूट गया था, ये सारी चीजें सब चीज पढ़ना है। तो हम करते क्या है कि जो भी टॉपिक है हमारा, जैसे कि रोलेट एक्ट आया, उसके बाद जालियांवाला बाग देखा जाए, तो ये सारा टॉपिक आगे है। कांग्रेस आया तो कांग्रेस भी आगे टॉपिक है, खलीफा यानी खिलाफत आंदोलन आया तो ये भी आगे हमारा टॉपिक एक है। तो हम करेंगे क्या, एक एक करके रोलेट एक्ट के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या कि क्वेश्चन जो आएगा उसके अलावा हमें क्या जानना है,
क्या सीखना है ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, सिर्फ क्वेश्चन कर लेने से ऐसा होगा नहीं। अगर हम इस टर्म के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिटेल्स में जान लेता है तो क्वेश्चन आएगा कहीं से भी तो हम बना ही देंगे। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले रॉलेट एक्ट। क्या लिखेंगे हम लोग? रॉलेट एक्ट। चलिए, तो सबसे पहला टर्म है हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट 1919। इससे पहले चंपारण सत्याग्रह हो चुका है 1917 में। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे बुक में दिया गया है उसी तरीके से हम पढ़ते चलेंगे आगे। तो पहला क्या हमारा रॉलेट एक्ट। इसका जो मूल नाम था यानी कि वास्तविक नाम था, इसका नाम था क्या नाम था? इसका नाम था द एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट। द एनार्कियल द एनार्कियल एंड द क्राइम एंड द एनार्कियल एंड द क्राइम द एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसका वास्तविक नाम क्या था? द एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट 1919। इसको पारित कराने वाले जो व्यक्ति थे, अभी हम नाम बताए, उनका नाम था, पारित कराने वाले व्यक्ति, पारित कौन करवाए थे? इसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट कौन बुलाए थे? सर सिडनी रॉलेट को कौन बुलाए थे? इसको बुलाने वाले व्यक्ति का नाम था, जो अभी अभी हम देखे हैं, चेम्सफोर्ड, यही था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो था ना, वही चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये उसको बुलाने वाले व्यक्ति थे। इसके बारे में समझ लेते हैं क्या कुछ हुआ था यहाँ पे। तो देखिए, भारत में इस समय पे बहुत सारे आंदोलन वगैरह हो रहे थे, जिसको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो उस समय पे भारत का वायसराय और भारत का जो सचिव था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, दोनों अलग अलग व्यक्ति, ये फैसला करते हैं कि हम वहां के न्यायाधीश को, ये न्यायाधीश था, ये जो सर सिडनी रॉलेट है, ये क्या था? न्यायाधीश। तो इंग्लैंड का जो न्यायाधीश था, इसको बुलाते हैं और यही न्यायाधीश कुछ करेगा। तो वो न्यायाधीश को बुलाता है, इसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। और ये न्यायाधीश आने के बाद पूरे भारत का दौरा लगाता है, चक्कर करता है, यानी कि उसके बारे में जानता है, भारत के बारे में, और यह तय करता है कि हम एक नियम लाएंगे जो सबसे कड़ा से कड़ा नियम होगा, यानी कि जितना टफ नियम होगा भारत के लिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि यहाँ जो है राष्ट्रवाद का जो भावना है, इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। इसको दबाने के लिए हमें कुछ नया एक्ट लाना होगा जो बहुत क्या हो, कड़ा हो। इसी के लिए वो जो है सर सिडनी रॉलेट, ये न्यायाधीश था, और ये पूरे भारत का पहले चक्कर काटता है और आकर के यहाँ पे एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके बाद से एक नियम लाया जाता है, एक एक्ट लाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं रॉलेट एक्ट। इसी के नाम पे रखा गया, देखिए इसके नाम के लास्ट में रॉलेट लगा हुआ है, इसी के नाम पे रखा गया रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट में ना वकील, ना दलील और ना अपील, ना वकील, ना अपील, ना दलील का एक्ट कहा जाता है। यानी कि अगर मान लेते हैं, इसमें होता क्या था, इसे महात्मा गांधी जी काला कानून बोले थे। किनके द्वारा काला कानून बोला गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया था। ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, ऐसे करेंगे हम लोग। सारी चीजें हो रही थी ऐसे, और यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना का उदय को दबाने के लिए, उसको कम करने के लिए, बचने के लिए, उसे क्या किया गया? रॉलेट एक्ट लाया गया। तो रॉलेट एक्ट के बारे में सब चीज देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट ये कब लाया गया? 1919 में। कब लाया गया? 1919 में। महात्मा गांधी, अच्छा ये किसकी सिफारिश पे लाया गया था? मॉन्टेग्यू किसके सिफारिश पे? मॉन्टेग्यू सिफारिश पे। और ये जो एक्ट था रॉलेट एक्ट, ये रॉलेट एक्ट किसके नाम पे पड़ा? एक न्यायाधीश था, क्या था? न्यायाधीश था। उस न्यायाधीश का नाम था सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट, एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। ये इसको बुलाता है और ये आकर के, सर सिडनी आकर के भारत का क्या लगाता है? भारत भ्रमण करता है, यानी कि भारत घूमता है पहले कि क्या क्या हो रहा है। भारत भ्रमण करने के बाद एक पहले रिपोर्ट बनाता है,
रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट में ये बोलता है कि भारत में करा से करा कानून लाने की जरूरत है। ये पूरा भारत घूमता है, एक रिपोर्ट लाता है और इस रिपोर्ट में बोलता है कि भारत में कड़ा से कड़ा कानून लाने की क्या है, जरूरत है। ये क्यों हो रहा था? कहे कि इसी समय पे, यानी कि जब ये सारी चीज हो रही थी, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इसी समय पे 3-4 घटना लगातार हो जाती है और ये अंग्रेजों के लिए अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। इसमें हुआ क्या क्या था देख लेते हैं, वो भी आप लोग नोट करते चलेंगे अगर लिख रहे हैं तो साथ साथ। इसमें हुआ क्या था, इसका कारण क्या था, रॉलेट एक्ट क्यों आया? इसका जो पहला कारण था ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसके बारे में हम विस्तार में पढ़ेंगे इसके बाद, इसी चैप्टर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम क्या हो चुके थे, एक हो चुके थे। तो पहला कारण ये था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम क्या हो चुके थे, एक, जो अंग्रेज बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसके बाद दूसरा कारण क्या था कि भारत का जो कांग्रेस था ये 2 दल में बढ़ चुका था, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। तो ये गरम दल और नरम दल दोनों मिल गया था, जो अंग्रेज के लिए बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं थी। ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जुड़े मुस्लिम के साथ, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बढ़ चुका है ये फिर से जुड़े, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते थे। और एक महत्वपूर्ण घटना और हो चुकी थी, वो था तीसरा, कि 1917 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह चलाया था, चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह क्या हो गया, सफल हो गया। तो अंग्रेज के लिए बैक टू बैक 3-4 सफलताएं आ रही थी। चंपारण सत्याग्रह चला, वो भी सफल हो गया। अंग्रेज का जो था कांग्रेस का जो था नरम दल और गरम दल, ये भी क्या हो गया, एक हो गया। इसके अलावा कांग्रेस किसके साथ मिल जा रहे थे, मुस्लिम के साथ मिलकर के एक आंदोलन कर रहे थे, खिलाफत आंदोलन। तो ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी, जो अंग्रेज के लिए बिल्कुल भी अच्छी बातें नहीं थी। इसको अंग्रेज दबाने की बहुत ज्यादा क्या करता है, कोशिश करता है। इसी के बाद होता क्या है कि एक व्यक्ति आता है जिसका क्या नाम था, सर सिडनी रॉलेट। ये भारत आता है और महात्मा गांधी जी, इसको क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे महात्मा गांधी जी को महात्मा कौन बोले थे। महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला जाता है कि यह कौन सा कानून है, काला कानून है। यह कौन सा कानून है, काला कानून। और इसका विरोध पूरे भारत में किया जाना चाहिए। किसके द्वारा बोला जाता है, किनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। और एक इसमें प्रावधान क्या था, यानी कि इसमें क्या लिखा गया था, इस कानून में क्या था कि किसी व्यक्ति को संदेह के आधार पे, किसके आधार पे, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, संदेह के आधार पर गिरफ्तारी, और यानी कि एक और पॉइंट, प्रावधान एक और, 2 साल, कम से कम 2 साल, 2 साल नहीं, कम से कम 2 साल तक जेल, यानी कि कारावास। कम से कम 2 साल तक क्या हो सकती थी, इसमें जेल हो सकती थी। इस कानून में क्या करा गया, ये सारी चीजें प्रावधान की गई। और ये जो लागू हुआ वो हुआ 21 मार्च, ये जो लागू हुआ इसका डेट लिखेंगे आप लोग, 21 मार्च, इस बुक में भी डेट दिया गया है, 21 मार्च 1919 को। और गांधी जी के द्वारा 30 मार्च 1919 को, 30 मार्च 1919 को इसका कड़ा विरोध किया गया, बहुत ज्यादा विरोध किया गया। 30 मार्च को ये लागू कब हुआ, 21 मार्च को। इसको रद्द कर दिया गया, यानी कि वापस ले लिया गया 6 अप्रैल, जस्ट अगले महीने, मार्च अप्रैल, 6 अप्रैल 1919 को। इस दिन बहुत तगड़ा वाला कांड हुआ था भारत में, इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या क्या हुआ, 21 मार्च 1919 को ये लागू हुआ, पारित हुआ यहाँ पे विधानसभा में, पार्लियामेंट में। और 30 मार्च को गांधी जी के द्वारा बहुत ज्यादा इसका विरोध किया गया, और 6 मार्च को क्या कर दिया गया, इसको सफल करके, यानी कि इसे वापस कर दिया गया, यानी कि बैक कर दिया गया इसको। जो विरोधी यहाँ पे जीते, सफल हुए, और इसको बंद कर दिया गया, रॉलेट एक्ट वापस ले लिया गया। तो हुआ क्या क्या था, रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, इसको ये पारित कब हुआ, 21 मार्च 1919 को। और इसे 30 मार्च 1919 को महात्मा गांधी जी के द्वारा पूरे भारत में क्या किया गया, विरोध किया गया। और 6 मार्च को ये सफलतापूर्वक पूरे भारत से इसका मतलब पूरे भारत से ये हट गया। इसमें एक व्यक्ति थे जो एग्जाम का बहुत ज्यादा पार्ट बन जाता है, कि ऐसा पूछ देगा कि कौन ऐसा व्यक्ति थे जो
रॉलेट एक्ट में भाग लिए थे और वो बिहार से यानी कि पटना से उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो पटना से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कहां से? पटना से, बिहार की राजधानी पटना से नेतृत्व करने वाले व्यक्ति, इनका नाम था सैयद हसन इमाम। क्या नाम था? सैयद हसन इमाम। ये वो व्यक्ति थे जो पटना से इस आंदोलन को लीड कर रहे थे। गांधी जी के द्वारा एक आइडिया दिया गया कि इस जो रॉलेट एक्ट है, इस रॉलेट एक्ट का पूरी तरीके से विरोध किया जाए, और बाकी करना तो लोगों को ही था। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नेता बने। तो ऐसे पटना में एक नेता बने, जो बिहार की राजधानी पटना है, वहां पे एक व्यक्ति नेता बने जिनका नाम था सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम ने इस पूरे रॉलेट एक्ट का क्या किया? पटना में यानी कि बिहार में इसका विरोध किया। इस तरीके से रॉलेट एक्ट का क्या चल रहा है दोस्तों? विरोध चल रहा है। इसे कौन सा कानून कहा जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है। और ये काला कानून के नाम से जाना जाता है। न अपील का दलील, सॉरी, न वकील, न अपील और न दलील का, यानी कि ना आप इससे कुछ बोल सकते हैं, ना कोई वकील कर सकते हैं, ना आपकी केस को सुनवाई की जाएगी। यानी कि इतना ज्यादा ये करप्ट एक्ट था। ये क्यों लाया गया था? क्योंकि भारत में बहुत सारे राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत ज्यादा उसमें विस्तार हो रहा था। अंग्रेज हार रहे थे, मुस्लिम लीग, कांग्रेस मिल रहा था, कांग्रेस का दोनों दल मिल रहा था, चंपारण सत्याग्रह सफल हो जा रहा था। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह के बारे में। तो ये सारी चीजें हो रही थी, और यही था हमारा आज का रॉलेट एक्ट। क्या था? रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट मिनिमम है क्या? इससे ज्यादा जूम आउट नहीं होगा, तो देख लेते हैं एक बार फिर से। रॉलेट एक्ट, जिसे द एनार्कियल एंड द क्राइम रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता है। मॉन्टेग्यू के द्वारा किसको बोला जाता है? सर सिडनी रॉलेट को बोला जाता है, जो न्यायाधीश थे, यानी कि जज थे। और वो आते हैं पूरे भारत का, क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं ये सारी चीजें हो रही थी। और यहाँ बैक टू बैक 3-4 घटना हो जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। गरम दल और नरम दल क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। गांधी जी का सत्याग्रह जो था, चंपारण सत्याग्रह, ये भी क्या हो जाता है? सफल हो जाता है। जिसके कारण से क्या लाना पड़ा इसको? रॉलेट एक्ट लाना पड़ा, जिसे हम बोलते हैं काला कानून। किसके द्वारा बोला गया काला कानून? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा बोला गया। हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे कि महात्मा गांधी कौन बोले थे? ये बोले थे राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? बिहार के व्यक्ति राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, ये बोले थे। ये चंपारण सत्याग्रह हम डिटेल्स में इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं। आज हम देखे रॉलेट एक्ट के बारे में देखे हैं, कल देखेंगे जालिया। अच्छा देख ही लेते हैं कि जालियांवाला बाग, ये सारी चीजें हो रही थी रॉलेट एक्ट में। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल की आयोजन की जाती है। जैसा कि हम बताएं, उस दिन पूरी तरीके से ये क्या कर लिए जाते हैं? इस एक्ट को वापस कर ली जाती है। इस आंदोलन, ये इतना ज्यादा हिंसात्मक हो गया था, विरोध में अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में ये पूरा आगे निकल के आता है। और इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है, एक बार देख ले। किसी व्यक्ति को, इस एक्ट की बात करें, व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य या फिर बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अच्छा, वारंट होता है जब आप लोग को गिरफ्तार किया जाता है, या फिर किसी भी मुजरिम को, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको पहले क्या दिखाया जाता है? वारंट दिखाया जाता है। बिना वारंट के कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो एक्ट था, इसमें बिना वारंट का गिरफ्तार करने का प्रावधान किया गया था। बिना वारंट का गिरफ्तार किया जा सकता। महात्मा गांधी सरीखे नेताओं ने इसे अनुचित, स्वतंत्रता एवं हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकार को हत्या करने वाला कानून बताया। रॉलेट एक्ट के विरोध में, यानी कि काला कानून बनाया। गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह की आयोजित की गई, और 6 अप्रैल 1919 को पूरे तरीके से, यानी कि पूरे भारत में एक आयोजन किया गया, हड़ताल का आयोजन किया गया। इससे पहले, और इसी हड़ताल के आयोजन में से वापस ले लिया गया। इसके बाद से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। इससे पहले 21 मार्च, इसमें डेट होगा मेंशन कहीं पे, 21 मार्च 1919 को ये सारी चीजें घटना हो रही थी, और यहीं पे रॉलेट एक्ट आया था। चलिए, तो रॉलेट एक्ट हो गया। इसके बाद हम देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन। ये सारी चीजें सीरीज में है, तो ये देखते चलेंगे ताकि हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाए, और इसके बाद वाला, यानी कि ये टॉपिक भी खत्म हो जाए। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो अगले क्लास में हम देखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या थी। और फिलहाल इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। आप लोग ऐसे बने रहिएगा पार्ट बाय पार्ट, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।